नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए मैथ का चौथा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द इनकम एंड प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सी फूड बाय कोलीवाड़ा सी फूड सेंटर इन मुंबई फॉर द ईयर दिस। हमें क्या दिया गया है भाई? एक सी फूड सेंटर है मुंबई का, उसकी ये तो हमारी नेट इनकम है और ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या है भाई? देखो भाई, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ द टोटल इनकम ऑफ द सी फूड सेंटर इन द ईयर 2012-13 इज दिस। मतलब जो टोटल इनकम है हमारी वो ये वाली दे रखी है, एंड द टोटल प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें ये वाला दे रखा है। मतलब इसका ये तो हमारा टोटल है 6 लाख, और ये जो टोटल है वो 31,25,000 है भाई। ठीक है, हमसे बोला गया देन द प्रॉफिट बाय सेलिंग विच टाइप ऑफ सी फूड वाज मैक्सिमम। कौन सी सी फूड कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम है फॉर पर रुपीज ऑफ इनकम। पर रुपीज ऑफ इनकम का मतलब है 1 रुपए पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस कंपनी ने या कौन से सेंटर ने कमाया। ठीक है भाई, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली कंपैरिजन करना है। अब जब भी कभी आपको कंपैरिजन करना हो, रेशियो का कंपैरिजन करना हो, परसेंटेज निकालना हो, तो हम ट्राई करते हैं कि जो इसकी ये वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज का कम से कम यूज करें। अब मैं एक चीज पहले आपको बेसिक से बता देता हूँ। देखो भाई, अगर मैं पहले ले लेता हूँ कटला, कटला की बात कर लेते हैं। आपका कटला का प्रॉफिट कितना है भाई? ये टोटल 6 लाख है। अब कटला का प्रॉफिट कितना है? 6 लाख का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से कटला का प्रॉफिट है 23%। ये इसका प्रॉफिट हो गया। इसकी टोटल इनकम कितनी है? तो आप बोलोगे कि 31,25,000 टोटल इनकम थी, इसमें से कटला की इनकम है 25%। अब आपसे बोला गया कि 1 रुपए पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे इसका इसमें भाग दे दूंगा मैं भाई। देखो, टोटल जो टोटल इनकम है उसका मैं टोटल प्रॉफिट में भाग दे दूंगा, तो मेरा 1 रुपए पे जितना प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा। आ जाएगा भाई, इतने रुपए पे इतना का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपए पे कितना प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। इन द सेम वे मैं कोई एक और कंपनी ले लेता हूँ, दूसरी है अदर्स। अदर्स की अगर मैं बात करूँ तो अदर्स देखो हमारा कितना है, 12%। कितने का प्रॉफिट हुआ? 12 का। तो आप बोलोगे जी 6 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 12% का प्रॉफिट अदर्स पे हुआ। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, सॉरी भाई ये प्रॉफिट की बात है तो 22.5% है, प्रॉफिट है 22%। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो इनकम कितनी है? 12%, मतलब 31,25,000 का कितना आ जाएगा भाई? 12%। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि भाई मेरे को इन दोनों में कंपेयर करना है। जब इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूंगा तो मेरे को पता है ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में कॉमन है तो कट जाएगी। अब बेसिकली जो कंपैरिजन हुआ वो किसका हुआ? परसेंटेज का कंपैरिजन हुआ, परसेंटेज का कंपैरिजन हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि बंधु, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि हमें क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया है क्या उसमें इस ये जो वैल्यू दी गई है इनकी जरूरत है। अगर ये वैल्यू हम लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन टफ होगी। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम हॉल में करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो हम इसको लेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, हमें पता है परसेंटेज में वैल्यू पूछिए तो सीधा परसेंटेज पे आ जाते हैं भाई। पहले ले लेते हैं कटला। कटला का कितना है प्रॉफिट? आपका कटला कौन सा भाई? ये वाला। प्रॉफिट है 23% का, टोटल इनकम कितनी है? 25। ये कटला हो गया भाई। अगला है अदर्स। अदर्स में आपका कितना है प्रॉफिट? 22.5 का, टोटल आपका 12 है। पोमप्रेट, पोमप्रेट की मैं बात करूँ, ये कितना है भैया आपका प्रॉफिट हो रहा है? 9.5 का, टोटल इनकम है 6% की। अदरा हिस्ला, इसला की मैं बात करूँ तो इसला कितना है हमारा? 22% का तो हमारा प्रॉफिट है, और 45% का यहाँ पे टोटल इनकम है। तो बेसिकली 4 रेशियो, इन चारों के बीच में मेरे को कंपैरिजन करना है। तो देखो भाई, जब मैं इनके बीच में कंपैरिजन करना चाहूंगा तो ये वाला मेरा बनेगा 23/25। जब मैं इसको काटूंगा ना तो ये मेरा बनेगा 15/8। 15/8 बनेगा। इसकी मैं बात करूँ तो गुनिपा 95 और 15 चौकू गुनिपा 95, 12×5 = 60, 12/19 बन जाएगा, और ये आपका 22/45 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा कौन सा है? देखो ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो ये दोनों तो वैसे खत्म हो गए भाई हमारे। इन दोनों की मैं बात करूं तो देखो ये 8 से 2 गुना, मतलब 8 के 2 गुने के अराउंड है, तो हमारा सीधा सीधा 8/15 आ जाएगा। 8/15 मतलब दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? अदर्स हमारा आंसर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसलिए लिया है कि मैं आपको समझा सकूं कि एग्जाम हॉल में क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बिना बात में दे रखी होती हैं, जो आपको काम में नहीं लेनी होती। ठीक है, आशा करता हूं भाई ये वाला क्वेश्चन जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। इसमें हमसे पूछा गया है
द टेबल शोज एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ ए फर्म इन वेरियस मंथ्स, इन विच मंथ वाज रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम मैक्सिमम। सेविंग से सेविंग और इनकम के रेशियो में मैक्सिमम कौन सा था। देखो भाई, जब मैं बात करूं पहली चीज की, यहाँ पे देखो मैं ये जो कट रहा है काट दे रहा हूँ तीनों को। 4 से कटेगा 10 बार, 4 से कटेगा 7 बार। सैलरी कितनी थी 10, एक्सपेंडिचर कितना था 7, तो बचत कितनी हुई 3। हमें ये रेशियो निकालना है, किस किस में निकालना है, बचत और आय। बचत कितने की है 3 की, आय कितनी है 10। ठीक है भाई। इन द सेम वे मैं जब इसकी बात करूंगा तो ये रेशियो क्या जाएगा 7:6। मतलब बचत कितने की 1 की, इनकम कितनी 7। जब मैं इसकी बात करूंगा तो क्या आ जाएगा 37:30। मतलब बचत कितने की 7 की और इनकम कितने की 37 की। सॉरी, हमें फरवरी तो ये मार्च तो लेना ही नहीं है, जो जो हमें दिया गया वो लेना है। देखो भाई, हमने जनवरी ले लिया, फरवरी ले लिया, अब हम अप्रैल ले लेते हैं। अप्रैल की मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा 21/16। मतलब कितने की सेविंग, 5 की कितने पे 16 पे। मई की मैं बात करूं तो कितने की सेविंग आएगी भाई 14 की, और कितने पे 45 पे। ये 4 चीजें हैं, इन चारों में हमें कंपैरिजन करना है भाई। जब मैं चारों में कंपैरिजन करूंगा तो देखो भाई क्या सबसे अधिक वाला निकालना है। ये तो आपका 1/7 है, ये आपका 1/3 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी आपका 1/3 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी आपका 1/3 पॉइंट समथिंग होगा। तो मतलब 1/7 के अलावा इन तीनों में कंपैरिजन करना है। 3/10, 5/16, 14/45। पहले इन दोनों में करेंगे। 16/32, 16×3 = 48 और 10×5 = 50। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, ये वाला। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे भाई, अगर ये वाला बड़ा आ गया तो इनमें कंपैरिजन करते हैं। 45 का 5 गुना 225 होता है, और ये 16 का 14 गुना कितना हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा 14×84, 8 और 14 और 14 8 224, ये हो जाएगा भाई 244। तो हमारा कौन सा 14/45, मतलब मई वाला हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसमें हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। देखो बेसिकली ये सब समझाने का मेरा क्या मकसद था कि आपको मैं बता सकूं कि किस तरीके से हम इनमें कंपेयर करते हैं। अगर इसमें परसेंटेज भी पूछा होता ना मेरे से कि किस महीने में बचत मतलब ये सेविंग का परसेंटेज मैक्सिमम था, तो भी मैं परसेंटेज नहीं निकालता, तो भी मैं इसको सेम वे से ट्रीट करता, क्योंकि मेरे को पता है रेशियो निकालना है, और रेशियो में मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इजीली कंपेयर कर लूंगा। तो रेशियो निकाल के उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें कंपेयर कर लेना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन भी देखो इसी तरीके का कुछ है। इसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष युग में निर्यात में कमी का प्रतिशत सबसे अधिक है। किस वर्ष सबसे ज्यादा कमी। पहला है 2014-15। अगर मैं बात करूं 2014-15 की, तो देखो 2014 से 2015 में गए तो यहाँ पे डिप हुआ। कितने का डिप हुआ भाई 21 का, और कितने पे हुआ 99 पे। ठीक है, तो ये जब आप काटोगे तो 7/33 आ जाएगा। 2011-12 की मैं बात करूं तो देखो 11 से 12 तो इंक्रीज है, तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 11 से 12 में जाके तो बढ़ रहा है। हमें निकालना है कि सब कमी, हमें निकालनी कि निर्यात में कमी कब हुई, तो ये वाला हमारा हो जाए अट जाएगा। 15-16 की मैं बात करूं, 15-16 की, तो देखो यहाँ पे आया तो कितने का डिपो आपका, यहाँ पे भैया आपका डिपो 62, 26 का कितने पे 78 पे, 1/3 हमारा यहाँ पे आ गया 2000 ये वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी 2012-13 की, 2012-13 से देखो यहाँ से कितने का डिपो 19 का कितने पे 11.4 पे, यही हुआ। अब मैं इसका कितना रेशियो आ जाएगा, गुणिपा 95 और गुन्नी छिकी 114, 1/6 आएगा भाई इसका। अब एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे हमने पूछा गया निर्यात में कमी का प्रतिशत सबसे अधिक किस में था। इन चारों में कंपैरिजन करना है, तो देखो ये आपका 1/3 है, ये आपका 1/6 है, ये आपका 7/33 है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, देखो ये भी 1/4 से ज्यादा होगा, तो सबसे बड़ा इसमें 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब 2015-16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो मैं ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा इस एक्सपेक्टेशन में समझा रहा हूँ कि आप सबको उतनी बेसिक मैथ आती होगी कि किस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है, क्योंकि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर मेरे को समझाना होता कि आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता। मैं नहीं चाहता कि अभी आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करूं। 4 नंबर क्वेश्चन भी देखो इसी तरीके का है। द ग्राफ शोज द टेम्परेचर वेरिएंस ऑफ ए सिटी इन डिग्री सेल्सियस विच मंथ हैज सीन द हाईएस्ट स्पाइक इन टेम्परेचर और द प्रीवियस मंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे किस में पूछ ले, परसेंटेज में। हम बात कर रहे हैं अप्रैल में। अप्रैल में कितने की वृद्धि हुई भाई 6 की, और कितने पे हुई 31 पे। ठीक है, फरवरी की बात करें, फरवरी में कितने की वृद्धि हुई भाई 2 की, और कितने पे हुई 24 में। मार्च की बात कर लेते हैं भाई, मार्च में कितने की वृद्धि हुई यहाँ से 5 की,
सॉरी, कितने की वृद्धि हुई भाई मार्च में? 5 की। यहां से आ रहा है 5 और कितने पे हुई? 26 पे। जनवरी, भाई जनवरी में तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो इसका पीछे का मैं क्या क्या था वो पता ही नहीं है। तो बेसिकली इन तीन ऑप्शंस के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? देखो ये आपका 1/5 है, ये आपका 1/12 है, और ये भी आपका 1/5 समथिंग है। तो ये वाला तो ऑप्शन हटा देंगे। बेसिकली हमें जो कंपैरिजन करना है 6/31 और 5/26 में करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 26 छक्का 156, और ये 31 का 5 गुना 155, यही होता है। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 6/31 हमारा बड़ा है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। 6/31 किसका था? अप्रैल का। ठीक है, आशा करता हूँ ये 4 क्वेश्चन जो मैंने सेम टाइप के समझे हैं आपको समझ में आए होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है भाई मैक्सिमा मिनिमा का, क्योंकि कई बार आ जाता है, और अभी जिस हिसाब से चीजें चल रही है उस हिसाब से एडुकेटी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो इसका आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा कि जब आप किसी द्विघाती इक्वेशन होती है x² माइनस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक इक्वेशन है, इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये अपना मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करेगा? तो वो होती है x बराबर माइनस बी अपॉन 2a। ये माइनस बी अपॉन 2a पे अगर मैक्सिमम साइड जाएगा तो मैक्सिमम होगा, अगर मिनिमम साइड जाएगा तो मिनिमम होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं भाई। देखो हमें जो इक्वेशन दे रखी है, मैं इक्वेशन को जब सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? x² माइनस यहाँ से दोनों से x कॉमन आ जाएगा और 2 + √2 आ जाएगा ये, और जब ये दोनों गुणा होंगे तो क्या बनेगा भाई? 2√2, यही बनेगा मेरा। यहाँ से x बराबर क्या है? माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी मतलब माइनस, बी की जगह 2 + √2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई ये, क्योंकि एक माइनस इसके आगे पहले से है, प्लस 2a माइनस बी अपॉन 2a। 2a का 1 मिनट में, हाँ 2a का मतलब क्या हुआ? 2 और a की जगह 1 है, तो बेसिकली आपका क्या बनेगा? 2 + √2 अपॉन 2, क्योंकि a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, तो ये 2 × 1 होगा ना, तो ये आपका आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? यहाँ पे a की वैल्यू, x बराबर a की वैल्यू। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया 2a माइनस √2, इसको सोल्व करना है भाई। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो ये 2 से तो ये 2 गया, तो बेसिकली एक क्या आ जाएगा? 2 + √2 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है भाई, इसमें कुछ नहीं करना था, ये जो दिया गया है इसको सोल्व करना था। इसको सोल्व करने के बाद में हमें माइनस बी अपॉन 2a निकालना था, और वहां से जो a की वैल्यू आती है उसको हम इसमें पुट कर देना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो एक चीज है वो आपको ध्यान रखने की, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एग्जाम हॉल में आप इसको जब जो ये इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को जब सोल्व करने बैठोगे तो आपको इसको ऐसे नहीं करना कि पहले इसको इससे गुना किया है, पहले ये आप कर चुके हो। आपको सीधा लिखना है माइंड में कैलकुलेट करने की क्या आने वाला है। अगर आप माइंड में कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप इसकी एक इक्वेशन के लिए 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिख दोगे, तो वो रिड्यूस करनी है आपकी स्पीड। उन्हीं सारी चीजों से बढ़ती है कि आप कितनी स्टेप खा रहे हो बीच में। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा है, A sum of rupees this is invested for 3 years at compound interest. The rate of interest for the first year is this, for the second year is this per annum, and for the third year is this. फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा? देखो भाई जो तीसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलता है ना, वो हमारा होता है कि जब 2 साल का अमाउंट हो गया भाई। तीसरे साल में इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 2 साल में जो आपको अमाउंट मिला उस अमाउंट पे जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा। यही होता है ना, 2 साल में जो आपका अमाउंट बना उस अमाउंट पे जो ब्याज बनेगा वो तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा। तो भाई आपकी जो वो है 20,000 रुपये आपका इनिशियली वो है प्रिंसिपल अमाउंट है। पहले साल में कितना बढ़ा? 20%। 20% का मतलब 6/5 हो गया। दूसरे साल में कितना बढ़ा? 15%। 15% का मतलब 23/25 हो गया। तो ये तो आपका 2 साल के बाद में अमाउंट हो गया। हमें तीसरे साल का ब्याज निकालना है, तो तीसरे साल का ब्याज इस अमाउंट पर निकलेगा। तीसरे साल के लिए ब्याज की दर कितनी है? 10%। मतलब जो तीसरे साल का ब्याज आएगा वो इसका 1/10 आएगा भाई। ठीक है, इसका 1/10 आ जाएगा भाई। अब यहां से देखो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो क्या होगा? 25 चौक 100, 1 0 से 1 0 जाएगी और 5 चौक 20, ये हमारा आ जाएगा भाई। ठीक है, 1 मिनट भाई, इसमें कोई कुछ कैलकुलेशन में मिस हो रहा है क्या? 20,000 रुपये
फॉर द फर्स्ट ईयर इज 20%, 20% का मतलब 6/5 ये हो गया 6/5। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज दिस, फॉर द सेकेंड ईयर इज दिस, ओके, एंड फॉर द थर्ड ईयर इज दिस, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखो भाई, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 25 चौक 100, 1 जीरो 5, ओके, 4 चौक 16। भाई इस कैलकुलेशन में कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो आपका आंसर आना चाहिए था उसमें सब में यूनिट डिजिट जीरो है, और मेरे को यहाँ से यूनिट डिजिट जीरो आती दिखाई दे नहीं रही है। 20,000 रुपये है, 20,000 का तीनों पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% का मतलब आपका 6/5 हो गया। दूसरे वर्ष के लिए 15% का मतलब 23/20 हो गया। ओहो हो भाई, ये 23/20 है ना, ये 23/20 है भाई। तो बेसिकली जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो ये होगी भाई आपकी, ठीक है। अब देखो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 20 पंजे 100 से ये 100 गया, आपका बनेगा ये कितना हो जाएगा, तेईस छिक्का एक, तेईस पंजे 138, 138 का 2 गुना आपका 276 हो जाएगा भाई, 2760 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इफ बी इज द मीन प्रपोर्शन टू ए एंड सी, ए और सी का भी मीन प्रपोर्शन है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है ए सी बराबर बी स्क्वायर, यही होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ A/B बराबर B/C, और ये जो कॉमन रेशियो क्या है, क्यूब रूट 2/3 इसके बराबर है। हमसे पूछा गया A-B/B-C, इसका क्यूब का रेशियो क्या होगा। तो देखो, आपको अगर एक चीज पता होगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से जो रेशियो होता है उनका अनुपाती इनको अगर मैं घटा दूं या मैं इनको जोड़ दूं तो उनका अनुपात भी यही होगा भाई। अगर मैं इनको घटा दूं या मैं इनको जोड़ दूं तो भी इनका रेशियो हमारा यही आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा भाई, ये वाली चीज हमारी यहां से आ गई, हमें इसका ही क्यूब कर देना है। जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, A-B का क्यूब बटा B-C का क्यूब बराबर 2/3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब क्या बोला गया है कि जो हमारा एलसीएम है वो 15 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ है, यही है। हाँ, अब देखो, एक अगर आपको एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट आता हो तो एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली ये क्या होगा, को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, तो आपका जो एलसीएम बराबर 15 इंटू एचसीएफ आएगा। तो जो 15 है वो क्या है, दोनों जो नंबर्स है उन नंबर्स के रेशियो का मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, उनका मल्टीप्लीकेशन किस किस फॉर्म में होता है, 5/3 हो सकता है, 15/1 हो सकता है भाई। 15 दो ही तरीके से पॉसिबल है, या तो 15/3 आएगा या या तो 5/3 आएगा, 15/1 आएगा। हमसे बोला गया मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस मतलब अगर वो नंबर 5/3 में हुए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2। अगर ये नंबर 15/1 में हुए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 14। तो भाई जब मैक्सिमम लेना है तो हम ये वाला लेंगे, तो हम सीधा देखेंगे कि 14 का ऑप्शन कौन सा मल्टीपल है। ये देखेंगे 14, 14 एकम 14, 11 2, 14 5 70, 14 64 98, 14 इंटू 112, ये वाला 14 का मल्टीपल है। ये वाला 14 एकम 14, 13 ये वाला नहीं है, और तो कोई है ही नहीं। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 252 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ध्यान से देखना। इसमें हमें बोला गया है ए शॉपकीपर सेल से प्रोडक्ट एट सम लॉस इफ ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 5%। भाई मान लो एक प्रोडक्ट है जिसका सीपी हमारा 100 रुपये है, जो इस पे लॉस हो रहा है वो हमें एक्स रुपये का हो रहा है, तो हमारा जो एसपी होगा वो क्या होगा, 100 माइनस एक्स। यही बोला गया है ना, ए शॉपकीपर सेल से प्रोडक्ट एट सम लॉस, हमने मान लिया कितने लॉस पे बेच रहा है, एक्स रुपये के लॉस से। इफ ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाई 5%, सेलिंग प्राइस कितना था, 100 माइनस एक्स, इसको उसने 5% घटा दिया, मतलब कितना हो गया, 95%, ये हो गया सेलिंग प्राइस। हिज लॉस इंक्रीजेज बाई 4%, उसका जो लॉस है वो 4% बढ़ जाता है, मतलब अभी लॉस कितने का है, एक्स का। तो जो न्यू लॉस है भैया आपका, न्यू लॉस होगा वो कितने का होगा, न्यू लॉस होगा एक्स का 104%।
ये हो जाएगा न्यू लॉस। अगर न्यू लॉस ये है तो आपका जो न्यू एसपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी भाई 100 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस थी, उसमें से ये घटा दिया इसको जो लॉस हो रहा था, तो ये इसका एसपी आ गया। अब देखो ये एसपी और ये एसपी दोनों बराबर है भाई, ये वाला भी तो नया एसपी है हमारा, ये वाला भी न्यू एसपी है। पहले एसपी 100 - एक्स था, लेकिन इसका जो सेलिंग प्राइस जो 5% कम हो गया, सेलिंग प्राइस 5% कम हो गया, तो आप बोलोगे जी कि सर ये वाली चीज, आप मेरे से बोलोगे कि सर ये और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। जब मैं दोनों को इक्वल करने जाऊंगा तो आप बोलोगे जी कि 100 - एक्स इसका 95/100 इक्वल्स टू 100 - एक्स इंटू 104/100। यही होगा भाई। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो क्या होगा, 95 - 95 x/100 बराबर 100 - एक्स का 104/100। जब मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, तो देखो क्या होगा भाई, हमारे पास 9x/100 बराबर कितना आ जाएगा 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500/9। 500/9 का मतलब 9×5 = 45, 9×5 = 45, 55.55% हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई ये वाला, ठीक है। ये आपसे तभी होगा जब आपके बेसिक फंडे क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर। देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका एलसीएम एचसीएफ वाला सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें हमसे बोला गया है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। वही बात भैया आपकी कि जो आपका एलसीएम है वो बराबर है 12 गुणा ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। ठीक है भाई, एचसीएफ और एलसीएम का सम 403 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 124, वन ऑफ द नंबर इज 124 का मतलब क्या है कि जो 12 है ना वो हमारा जो नंबर्स का रेशियो होगा उनका मल्टीप्लीकेशन है। तो मतलब या तो ये हमारा 3×4 हो सकता है, ये हमारा 12×1 हो सकता है। आप बोलोगे कि सर 6×2 क्यों नहीं हो सकता, तो भाई 6×2 को प्राइम नहीं है। अगर हम इसको और रेशियो में बांटेंगे तो 3×1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लेने हैं, हमें को प्राइम नंबर्स लेने होते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ होगा। हमसे क्या बोला गया है कि एक संख्या उनमें से 124 है भाई। एक संख्या क्या है 124। अगर एक संख्या 124 है तो देखो मैं बात करता हूं कि अगर मान लो ये वाली संख्या हमारी 3 तो हो नहीं सकती क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर ये वाली संख्या हमारी 4 हुई तो आप बोलोगे कि सर 4 की वैल्यू 124 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई। देखो 4 से 3 1 31 का 3 गुना 93 कितना हो जाएगा 93, जो हमारा ऑप्शन में भी है। अगर मैं यहां से मानूं, देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये होनी चाहिए, अगर मैं यहां से मानूं, आप बोलो कि सर 12 की वैल्यू 124 है तो मैं बोलूंगा भाई 12 का तो इसमें भाग ही नहीं जा रहा। अगर मैं बोल दूं कि 1 की वैल्यू 124 है तो दूसरी वैल्यू 124 × 12 होगी, जो कि इतना बड़ा तो ऑप्शन ही नहीं है हमारा। तो ये चीजें देख के हमें करनी होती है कि हमें यहाँ पे इस वाली चीज का यूज ही नहीं लिया, सीधा हमने ऑप्शन से इसको सोल्व कर दिया। ठीक है भाई, ये वाले आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज वाले सेशन में जो मैंने समझाया है वो कुछ ऐसी चीजें समझाई है बेसिक बेसिक जो आपकी एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आपको पहले से आती भी हो, कुछ लोगों को ये ऐसी चीजें पहले से आती भी नहीं हो। बेसिक तो देखो कुछ लोगों का कंसर्न है कि सर डीआई नहीं पूछा जाता है मेंस में, देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज जरूरी नहीं है कि डीआई में ही काम आए, कहीं पे भी काम आ सकती है। और जो एडिक्विटी है उसका कोई भरोसा नहीं है, एक दो क्वेश्चन डाल देगी डीआई में तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो अपने हिसाब से पूर्ण रूप से प्रिपेयर होना है। मैंने जो पहले 4 क्वेश्चन समझाए उन 4 क्वेश्चन में ये समझाया कि आपको कौन कौन सी वैल्यू है जो काम में लेनी है और कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनको हम एग्जाम हॉल में स्किप कर सकते हैं। ठीक है भाई, और किस तरीके से हमें चाहे परसेंटेज पूछे चाहे रेशियो पूछे, हमें किस तरीके से कंपैरिजन करना है। ठीक है, आशा करता हूं आपने इस सेशन से बहुत कुछ लर्निंग्स ली होगी भाई।